क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कल नहीं थे लोग, बता देता हूँ। मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीओ मेंस 2019 कब हुआ है? 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को हुआ है ना। तो अगर आपको मैं प्रूफ दूं किसी बात का और वो 6 दिसंबर के पहले का हो, तो आप ये मानेंगे ना कि एक क्लास में पहले हो चुका है, कि नहीं मानेंगे? अब जो मैं प्रूफ दूंगा वो दो तरीके से दूंगा। एक जो हमारे क्लास टेस्ट में रहा है वो दूंगा, एक तो जो आपका एनईसी में रहा है वो दूंगा, एक जो आपके क्लास में पढ़ाया गया उस पर दूंगा, दूसरा जो आपको यूट्यूब पे है उसको दूंगा। लेकिन कुछ वीडियो ऐसे हैं जो हमारे ऐप पे हैं, उसको मैं जो डेट सहित पब्लिश कर दूंगा। और कल मैंने आपसे बोला था, और मैं खुला बोलता हूँ आपसे, जो हमसे कल पूछ रहे थे उनको मैं उनके चैलेंज को मैंने स्वीकार किया। मैं खुला आपसे बोलता हूँ और ये चैलेंज करता हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए चीज़ों से भूमि आईएएस का जो क्लास टेस्ट है, भूमि आईएएस का जो एस्से कंपटीशन है, और भूमि आईएएस का जो यूट्यूब चैनल है, उस पर जितने भी वीडियो हमने पिछले 2 महीने में पढ़ाए हैं लॉकडाउन के बाद से, वहाँ से बीओ मेंस में जो भी क्वेश्चन आए हैं जीएस में जो क्वेश्चन आए हैं उसका 80% क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे इन सेगमेंट से पूछे गए हैं, और वो मैं भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे पूछे गए हैं। दूसरा, हमने आपसे कहा था कि बीओ मेंस 2019 का जो जीएस का पेपर है उसका 80% क्वेश्चन भूमि आईएएस से ही आया हुआ है, जबकि हमने बीओ का मेंस के लिए कोई क्लास नहीं चलाई थी। हमने किसकी क्लास चलाई थी? केवल मेंस की चलाई थी, पीसीएस और आईएएस की। और बीओ कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है बीओ को? यूपीपीएससी। और जो बीओ मेंस का पेपर आया है उसका स्टैंडर्ड भी क्या था? यही था। ठीक। दूसरा, हमने आपसे कहा कि यहाँ जो एस्से आए हैं उस एस्से में कुल 6 टॉपिक हैं। 6 में से 3 से 4 टॉपिक कहाँ से आए हैं? हमारे क्लास एस्से टेस्ट से आए हैं और एनईसी से आए हैं। और इस यूट्यूब चैनल में एक चीज़ और शामिल है जो हमारे यहाँ चलती है, द हिंदू और आरएस टीवी। तो जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिले हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। बीओ मेंस का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको पढ़िए। वहाँ इन्होंने फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी इसके रिलेशन की बात किया है ना। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें आप देखिए, इन्होंने लिखा हुआ है कि मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्वों के बीच प्रमुख अंतर को रेखांकित कीजिए। ये इनका क्वेश्चन है। अब आप देखिए, हमारा क्लास टेस्ट हुआ था, जो तीसरा क्लास टेस्ट था पॉलिटी गवर्नेंस आईआर का। इसमें हमने आपसे 20 क्वेश्चन प्री के पूछे थे, और कितने, और लगभग जो है 4 क्वेश्चन आपके मेंस के थे या नहीं थे ना। तो जो हमने क्लास टेस्ट लिया था पॉलिटी और आईआर का, गवर्नेंस का, जिसमें 20 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के थे, प्री के थे, और 4 क्वेश्चन आपके मेंस में थे। मेंस का क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए, और वहाँ लिखा हुआ है, आप देखिए लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, डीपीएसपी एवं मौलिक अधिकारों के बीच तुलना कीजिए। लिखा है ना? लिखा है या नहीं? जो बात यहाँ लिखी गई है वहाँ ये बात यहाँ लिखी गई है। हमने यहाँ आपसे कंपेयर करवाया है, यहाँ इन्होंने उससे क्या पूछा है? डिफरेंस पूछा है। और ये 6 दिसंबर से पहले क्लास है, हमें लगता है जब शुरुआत की 2 या 3 क्लासेस हुई थी, पहला टेस्ट या दूसरा शेड्यूल का टेस्ट है ये, जब आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। इतना ही नहीं, अगर आप इसको देखेंगे तो एनईसी में भी ये टॉपिक शामिल है। यहाँ मैं ले आया हूँ आपको दिखाने के लिए। अगर यूट्यूब पे भी जाएंगे तो 31 अक्टूबर या 26 अक्टूबर के आसपास डीपीएसपी क्या है इसको लेकर के यूट्यूब पे भी हमारी क्लास है, इस ऑफलाइन क्लास से पहले का। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ मिल गया है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन जो 4थे नंबर का है, डीपीएसपी फंडामेंटल राइट में जो इन्होंने कंपेयर कराया है, वो आपके इस क्लास टेस्ट में मौजूद है। ठीक। अब यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। 6 पे इन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों पर चर्चा कीजिए।
इस पे जो है 3 तरीके से हम आपको प्रूफ दे सकते हैं। पहला प्रूफ दे सकते हैं कि जो बच्चा हमारे 10 से 12 के द हिंदू क्लास में होगा उसने इस पे अच्छे से काम किया है, उसका मैं प्रूफ लेके आया हूँ, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। 10 से 12 केवल द हिंदू का एनालिसिस हम करवाते हैं, और 10 से 12 जो क्लास हम सुबह होती है उसमें हम द हिंदू के साथ साथ 3 पेपर का एनालिसिस करवाते हैं, और योजना, कुरुक्षेत्र, साइंस रिपोर्टर और ज्योग्राफी एंड यू, इन चारों को भी हमने डिस्ट्रीब्यूट करके वहाँ बच्चों को काम करने का तरीका अपनाया है। तो वहाँ मैं 3 पेपर आपसे डिस्कस करता हूँ, एक द हिंदू करता हूँ, दूसरा जनसत्ता, और तीसरा दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण। 27/11/2020 का हमने बच्चों से काम करवाया है, और यहाँ देखेंगे बच्चों ने हमें काम करके दिया है। यहाँ देखेंगे ऊपर से पॉइंट नंबर 3 में जनसत्ता का आर्टिकल है, इसको हमने कवर करवाया था, और आर्टिकल का हेडिंग है दिल्ली में वायु प्रदूषण खराब श्रेणी में सुधार की उम्मीद, और यही आपका यहाँ आर्टिकल लिखा हुआ है। दूसरे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है कि जो वायु प्रदूषण दिल्ली में खराब हुआ उसके कारण बताइए, और यहाँ वो हेडिंग लिखी हुई है कि वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी की है दिल्ली का, उसको लेकर के कुछ उम्मीद है और चुनौतियां हैं, उसकी बात यहाँ की गई है। फिर आप देखेंगे कि जो दिल्ली की वायु गुणवत्ता की बात की जा रही है, वायु गुणवत्ता के लिए आपको क्लास में पढ़ाया गया होगा कि वायु गुणवत्ता निकालने के लिए आपको AQI निकालना पड़ता है। अगर AQI में आपको पता है कि AQI को लेकर के क्या चीजें हो सकती हैं, तो उसको भी आप देखेंगे तो आपके टीचर ने द हिंदू की क्लास आपको करवाई थी, और द हिंदू की क्लास में उन्होंने 2 क्लास आपको करवाई थी, एक सफर, AQI और सफर की क्लास करवाई थी, और डेट मैं बता दूं, मिसलेनियस क्लास है ये, 4 नवंबर 2020 की क्लास है, 4 नवंबर 2020 की क्लास है। पेपर हुआ है 6 नवंबर 2020 को। 4 नवंबर 2020 को टीचर ने द हिंदू की क्लास यूट्यूब पे इसी क्लास में आपको पढ़ाया है, और द हिंदू का जो क्लास थी उस दिन वो थी AQI और सफर पर। दोनों क्या करते हैं, वायु गुणवत्ता के मानक हैं, और इस आधार पे टीचर ने जब आपको पढ़ाया था तो यूट्यूब पे भी आप जाकर देख सकते हैं, 4 नंबर के वहाँ पढ़ा हुआ है कि AQI कैसे जनरेट किया जाता है, दिल्ली में AQI कितना खराब क्यों है, कैसे सुधारा जा सकता है, और उसको लेकर के आगरा और उत्तर प्रदेश में AQI की स्थिति कैसी है, इसको भी टीचर ने बात किया था, क्योंकि उसी समय लखनऊ, उस सेम डे लखनऊ में अचानक धुंध बढ़ गई थी, तो इसकी बात भी टीचर ने वहाँ किया हुआ है। और इसके लिए मैं 3 प्रूफ आपको दे सकता हूँ। पहला तो हमने आपको न्यूज़पेपर में दे दिया, और उसी दिन सेम आर्टिकल द हिंदू में भी निकला है, द हिंदू में भी हमारे बच्चों ने कवर किया हुआ है इसको। फिर 5 तारीख को भी जनसत्ता में निकला हुआ है कि हवा के रफ्तार कम होने से बढ़ा प्रदूषण, ये भी दिल्ली के ऊपर निकला हुआ था। तो इसको भी आप दे सकते हैं कि जो भी मैं आपको दे रहा हूँ वो ऐसा नहीं है कि केवल बात कह रहा हूँ। मैं अगर कह रहा हूँ कि 80% आपको मिलेगा, तो मैं खुलेआम चैलेंज कर रहा हूँ। अगर किसी को भी लगता है कि सर इसको और अच्छे तरीके से आप हमें प्रूफ दीजिए, तो मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है कोविड को लेकर के, और कोविड को लेकर के ये है कि इस दौरान जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसकी भूमिका की बात की गई है। और जब कोविड को लेकर के बात की गई थी विश्व स्वास्थ्य, 2 क्वेश्चन इसमें है, एक कोविड का है जो आपके GS में पूछा गया है, और एक कोविड को लेकर के है इम्पैक्ट पूछा गया कहाँ, essay में। दोनों टॉपिक को टीचर ने एक साथ कंप्लीट करवाया था, और इस पर आपकी 4 क्लासें चल चुकी हैं। एक क्लास चली है कि कोविड का भारतीय अर्थव्यवस्था पे प्रभाव, जो अभिषेक सर ने आपकी क्लास ली हुई है, वो यूट्यूब पे 31 अक्टूबर 2020 में आपको मिल जाएगी। आप डेट नोट कर लें, 31 अक्टूबर 2020 में आपको कोविड वर्सेस इकोनॉमी मिल जाएगी। दूसरा आप देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका अगर कोविड पे दिखानी है तो कैसे दिखाएंगे वैसे कि कोविड को लेकर के विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्या रेगुलेशंस हैं, और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड को लेकर के जितने भी राष्ट्रों ने वैक्सीन को लेकर के कुछ प्रोग्राम किया है, उस वैक्सीन को लेकर के उसका क्या एजेंडा है, और कोविड को लेकर के जितने प्रकार की जांच हुई है उन जांचों को रेगुलेट करने में विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्या भूमिका है। इन तीनों के अलावा कोई और भूमिका आप तय कर सकते हैं? नहीं। तो इन तीनों में RT-PCR आपने सुना होगा, RT लैंप आपने सुना होगा, फ्लूइड टेस्ट आपने सुना होगा,
और स्पुतनिक 5 सुना होगा। स्पुतनिक 5 की चर्चा टीचर आपको पहले कर चुके थे क्लास में, जिसकी उन्होंने बोला भी था कि आज वो स्पुतनिक 5 पढ़ाएंगे। बाकी 2 क्लासेस आप देखेंगे, इसका प्रूफ है, मैं बता सकता हूँ, अब जाके सर्च कर सकते हैं। आरटी लैंप आपको पढ़ाया गया है 29 नवंबर 2020 को, है या नहीं? आरटी लैंप आपको कहाँ पढ़ाया गया? 2000, ये आरटी लैंप आपको उन्होंने पढ़ाया। और अगर आरटी लैंप उन्होंने पढ़ाया आपको 29 नवंबर 2020 को, तो इससे पहले उन्होंने पढ़ाया क्या? आरटीपीसीआर। और आरटीपीसीआर आपको क्लास में 2 बार पढ़ाया गया। एक आप देखेंगे तो 26 या 24 अक्टूबर के आसपास यूट्यूब पे भी पढ़ाया गया आरटीपीसीआर लॉकडाउन के समय, और दूसरा आरटीपीसीआर आपको क्लास में टीचर ने पढ़ाया हुआ है। ठीक है ना? तो क्लास में भी आपने आरटीपीसीआर पढ़ा हुआ है, क्लास में आपने आरटी लैंप पढ़ा हुआ है, क्लास में कोविड और इकोनॉमी का रिलेशन पढ़ाया गया है, क्लास में कोविड और साइंस टेक का रिलेशन पढ़ाया गया है, और यूट्यूब पे भी आरटीपीसीआर का पूरा वीडियो है। अगर कोई चाहे तो आप वहां जाके देख सकते हैं, आरटीपीसीआर का पूरा वीडियो पड़ा हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था, जिसका प्रूफ मैं आपको दे रहा हूं। अगर आपको कहीं इसमें कोई समस्या है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। और मैं इसलिए आपको दे रहा हूं क्योंकि आप इसको जाकर के एक बार घर देखिए और कोशिश करिए कि अगर आपको वहाँ क्लास दी जा चुकी है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसका आप आंसर लिखने में सक्षम है कि नहीं। दूसरा ये है कि आगे आइए, 27 अगस्त 2020 को आप देखेंगे आरटीपीसीआर बड़ा बड़ा आपको दिखाई पड़ेगा, नेट पे दिख रहा ना। 27 अक्टूबर 2020 को आरटीपीसीआर क्लास आपकी यूट्यूब पे पब्लिश कर दी गई थी, तो वहां से भी आप इसको चीजों को कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आइए, क्वेश्चन नंबर 7 आइए। और एक चीज और देखिए, यहाँ देखिए हमने ऐसे कंपटीशन करवाया था, जो पहला एनईसी था, उसमें आपके यहाँ भी हमने ऐसे कंपटीशन में भी, जो कब हुआ था? 12 नवंबर 2020 को हुआ था। और पेपर कब हो रहा है? 6 दिसंबर 2020, लगभग 1 महीना पहले ही मैं आपको करवा चुका हूँ। वैश्विक महामारी कोरोना पर भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रभाव, ये आपका टॉपिक का पॉइंट है। और दूसरा भी देखिए, वायु गुणवत्ता सूचकांक में गिरावट मानवता के लिए एक चुनौती, ये भी मैंने इसी में आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। दूसरा आइए, एक टॉपिक है यहाँ, हमने बोला था कि ओपन एंडेड टॉपिक है, उसको देखिए। और क्वेश्चन नंबर 7 इनका देखिए। हालांकि इसमें इन्होंने एक सेक्टर में आपको बांट दिया है, लेकिन जब मैं क्वेश्चन नंबर एनईसी का पॉइंट नंबर 6 आपको दिया था, तो हमने ये बोला था क्लास में आकर के कि पॉइंट नंबर 6 जो है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, और ओपन एंडेड क्वेश्चन में आपको हर सेक्टर पे काम करना होगा। देखिए क्या है, वैश्वीकरण और इसका प्रभाव, ग्लोबलाइजेशन और इसका इम्पैक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 इनका पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? वो ओपन एंडेड क्वेश्चन था, यहां इन्होंने क्या किया? आपको बांट दिया है। कहां? ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट दिखाना है इंडियन इकोनॉमी के किस सेक्टर पर? देखिए क्या लिखा है, रोजगार सेक्टर पर। क्वेश्चन नंबर इनका 11 देखिए, मनसबदारी प्रणाली। आप YouTube पे जाएंगे तो जो YouTube पे हिस्ट्री वाला सेगमेंट है, उसमें पहला ही सेगमेंट है जमींदारी व्यवस्था। और जब जमींदारी व्यवस्था पढ़ाई गई थी, तो जमींदारी व्यवस्था के साथ हमने जमींदारी, मनसबदारी और अस्थाई बंदोबस्त, तीनों की बातें वहां कंप्लीट करवा दिया था। तो आप वहां भी जाकर के YouTube पे हमारे जो हिस्ट्री का पहला वीडियो ही है जमींदारी व्यवस्था का, वहां से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। भारत में सूखे का प्रमुख कारण, कितने लोग ऐसे क्लास में हैं जिस दिन मैंने जनसत्ता का एक पेपर दिया था, और जिसमें ICMR का पूरा डाटा निकला हुआ था, और हमने बोला था कि यहाँ कई एक उस न्यूज़पेपर की जो हेडिंग थी वो यही थी कि क्या सही है क्या गलत। कितने लोगों को याद है? हाथ ऊपर करिए, कितने लोगों को याद है? हाँ, तो अगर इतने लोगों को याद है तो वहाँ आपने देखा होगा कि जब मैं उसको बता रहा था तो हमने वहाँ एक लाइन बोली थी कि जो सूखा है, सूखे के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ये कह देना कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन घटने का एकमात्र कारण सूखा, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन घटने का एक कारण और भी है, क्योंकि जो कृषक हैं उन्होंने अपने एग्रीकल्चर पैटर्न को ही
चेंज कर दिया है। अब वो खाद्यान्न से किधर बढ़ गए हैं, नकदी फसलों की तरफ। तो वहाँ हमने सूखे के पूरे कारण बताए थे, और सूखे कारण बताते समय हमने कुछ आपको बताया था, रानी की बाव जैसे बावड़ियों का एग्जाम्पल दिए थे, तालाब का एग्जाम्पल दिया था, और बताया था कि अगर आपको सूखे से अपने आप को बचाना है तो पानी का संरक्षण करना होगा। पानी का संरक्षण नहीं करने, हमने एक आपको एग्जाम्पल भी दिया था, और आप शायद क्लास में हंस भी रहे थे जब मैंने गढ़ा और गढ़ई जैसे दो शब्दों का नाम लिया था, याद है आपको? जब हमने कहा था कि तालाब पहले पोखर में बदला, पोखर गड्ढे में बदल गया, गड्ढा क्या हो गया, फिर गढ़ई में बदल के खत्म हो गया। तो सूखे का एक कारण ये भी रहा। तो वहां हमने क्वेश्चन नंबर 13 का पूरा डिस्कशन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात याद करिए। आईएलओ की रिपोर्ट आई थी, और मैंने आईएलओ आपको होमवर्क में दिया था और बोला था आईएलओ की रिपोर्ट जब भी आती है तो ये बात जरूर जान लीजिए कि भारत की स्थिति इसमें मेजर जरूर की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 आइए, भारतीय मानसून की 2020 की विशेषताएं। साइंस टेक के टीचर पुनीत सर ने आपको पढ़ाया ही है। साइंस ऑफ मानसून, साइंस ऑफ मानसून 31/10/2020 का है। 31/10/2020 को साइंस ऑफ मानसून आपको क्लास में पढ़ाया गया था, और उस समय मानसून 2020 की क्या क्या विशेषताएं हैं इसको लेकर के टीचर ने पूरी बात आपसे क्लास में की हुई थी। ये उसी का पीडीएफ फॉर्मेट है जो 31 अक्टूबर 2020 को क्लास में हो चुका है, जिसकी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं कि यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 16 है और यहाँ जो बात की गई है वो दोनों सेम है। तो साइंस ऑफ मानसून में मानसून की विशेषताएं बताते बताते वहां ये भी आपसे बात की गई थी कि प्रॉब्लम इंडिया के मानसून में और क्या क्या आने वाली है, उनको दूर करने में साइंस टेक का रोल कैसे हो सकता है, और शायद प्रोजेक्ट भी अगला यही है। क्वेश्चन नंबर 17 आइए, याद करिए बिछड़े दिन अपने पुराने दिन, जब इसी क्लास में हमने आपसे एक इंडेक्स का डिस्कशन किया था। कौन सा था? ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स। और उसको डिस्कस करते समय हमने ये बताया था कि ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स अगर आप डिस्कस कर रहे हैं तो, और वहाँ हमने कहा था कि कई चीज़ें ऐसी हैं जहां आपको हम इंडिकेशन के रूप में पढ़ाएंगे और बाकी चीज़ें उससे रिलेट करती हैं। अगर हमने ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स जिस फॉर्मेट में आपको पढ़ाया है तो आगे चल के आपको जितने भी इंडेक्स है उसको उसी फॉर्मेट में पढ़ना होगा जैसे हमने ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट पढ़ी है। तो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में हमने आपसे कहा था कि पहले तो आपको ये ढूंढना है कि इंडेक्स जारी कौन करता है। दूसरा हमने आपसे कहा था कि आपको ये पता करना है कि किसी भी इंडेक्स का पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, किस पैरामीटर्स पे वो जारी किए जाते हैं। तीसरी बात हमने किया था कि आपको ये देखना है कि उस पैरामीटर्स पे टॉप 10 कौन है और बिलो 10 कौन है। फिर हमने आपसे बात की थी कि आप उसमें ये देखिए कि इंडिया की रैंकिंग क्या है, और जब इंडिया की रैंकिंग देखिए तो ये देखिएगा कि पिछले साल इंडिया की रैंकिंग क्या थी। और फिर हमने आपसे ये भी बात किया था कि ये जरूर देख लेना कि टॉप में जो है वो क्यों है और जो लोएस्ट है वो लोएस्ट क्यों है। और फिर इतनी बात के बाद हमने ये बात बोला था कि हर उस चीज़ को इम्पोर्टेंट मानना, हर उस चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ना जहां भारत का नाम जुड़ जाता है। और हमने आपसे कहा था कि जब भी कोई रिपोर्ट पढ़ना तो ये जरूर पढ़ना कि इंडिया की रैंकिंग वर्तमान में उसकी क्या है और इससे पहले क्या थी। अगर पहले एग्जाम्पल के हमने आपको भी दिया था कि मान लो 2020 में एसडीआई है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एसडीआई में इंडिया की रैंकिंग 100 है और इसके पहले 105 थी। तो मैंने आपको कहा था कि अगर इंडिया की रैंकिंग 100 है और पिछले 105 थी, मतलब 5 अंकों का क्या हुआ है, सुधार हुआ है। तो हमने आपसे कहा था कि आप देखो कि कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसपे इंडिया ने अपने आप को अच्छे तरीके से सेट किया, अच्छे तरीके से इंप्रूव किया, और उस इंप्रूवमेंट के कारण इंडिया 5 स्तर आगे बढ़ गया। फिर हमने आपसे ये भी कहा था कि ये भी देख लेना कि इंडिया यहां क्यों नहीं आ पाया। हमने ये भी कहा था कि आप ये देख लेना कि 5 अंक का सुधार हुआ तो इंडिया कौन कौन से पैरामीटर्स में अच्छे तरीके से इंप्रूवमेंट लाया है और उसको अच्छे से किया है। और अगर इंडिया टॉप 1 में, टॉप 10 में नहीं आ पाया तो ये भी देख लेना कि कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसपे इंडिया भी अच्छे तरीके से लीड नहीं कर पा रहा है और इंडिया को उस पर काम करना है। और उस पर काम करते हुए आप ये जरूर पढ़ लेना कि उस काम को करने के लिए अगर आपको अपॉइंट किया जाता है तो आप क्या करेंगे। और इस पूरी घटना पे, अभी इसके पहले कौन सा एग्जाम हुआ था, आरओ मेंस का हुआ है ना। इस पूरी घटना पे आरओ मेंस में ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स पूछा गया है, और ये पूछा गया है कि ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है
और नॉर्डिक कंट्री ही फर्स्ट में क्यों आती हैं? ठीक है ना? सेम क्वेश्चन यहाँ है, सेम क्वेश्चन यहाँ है, बस इंडेक्स और देश चेंज हो गया है। और हमने आपसे कहा था कि भारत अगर वहाँ नहीं पूछा गया तो भारत आने वाले 1-2 एग्जामों में कहीं ना कहीं पूछ लिया जाएगा। और देखिए यही क्वेश्चन है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है? GMPI। अब ये पूछ रहे हैं वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक और भारत। मतलब आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि इस सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है, क्यों है, कैसे है। ये आप तब जान पाएंगे, इसमें इंडिया को आप तब, इंडिया के पोजीशन को तब जान पाएंगे जब आप ये जान पाएं कि इस इंडेक्स का पैरामीटर्स क्या है। जब आप ये जान पाएं कि इस इंडेक्स को किस पैरामीटर पे निकाले जाते हैं, क्या होता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उससे पहले जानना पड़ेगा पॉवर्टी क्या होती है। फिर पॉवर्टी से पहले जानना पड़ेगा कि एसडीआई कैसे जारी की जाती है, एसपीआई कैसे जारी की जाती है। एसडीआई एसपीआई से आगे का कॉन्सेप्ट क्या है? एमपीआई। तो जब आप एमपीआई जानेंगे, उसके पैरामीटर्स को जानेंगे, तब आप उस पैरामीटर्स पे इंडिया के रैंकिंग को सेट कर पाएंगे, तब आप एमपीआई और इंडिया के रिलेशन को दिखा पाएंगे। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर इंडेक्स को हम पढ़ाएं। अगर एक इंडेक्स को हमने आपको इंडिकेटर के रूप में पढ़ाया तो बाकी आगे के जितने इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं उनको आपको उसी पैरामीटर पे पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर इंडेक्स पढ़ाने हर इंडेक्स को पढ़ाया जाए तो पूरी क्लास 365 दिन इंडेक्स में ही निकल जाएगी, क्योंकि कोई ना कोई इंडेक्स रोज जारी किया जाता है। हम आपसे बता दे ये जरूर देते हैं कि कौन कौन से इंडेक्स आपको पढ़ने हैं, और इसकी मैं पूरी लिस्ट पिछले लॉकडाउन के पहले भी जारी कर चुका था, मॉर्निंग बैच में भी और इवनिंग बैच में भी। और कुल बताया तो कुल मिला के 14 या 15 इंडेक्स है जिनको आपको पढ़ना पड़ता है। आगे आइए, सतत विकास लक्ष्य 13 SDG 13 की बात कर रहे हैं। पीसीएस एग्जाम के पहले यूट्यूब पे आकर के हम और अभिषेक सर दोनों लोगों ने SDG 5 और SDG 6 पढ़ाया था। SDG 5 और 6 पढ़ाया था, जो वाटर क्राइसिस को रिलेट करते हुए 5 और 6 कनेक्ट हुआ था। और SDG 5 और 6 जब पढ़ाया था तो उसके अगले ही एग्जाम में आप देखेंगे पीसीएस में SDG 6 पूछा गया है। तो ये भी एक इंडिकेटर था कि अगर हम आपको SDG 5 और 6 पढ़ा रहे हैं और 1 का इंडिकेशन कर रहे हैं तो वहाँ हमने होमवर्क में भी दिया था कि आप पूरे SDG को पढ़ जाना। जितने भी 17 लक्ष्य हैं वो 17 लक्ष्य आपके जबान पे होने चाहिए। और यही वहाँ इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस यही लिखा गया कि 6 नंबर का क्वेश्चन है और इसको आपको 50 शब्दों में लिखना है कि SDG 6 क्या है, SDG 13 क्या है। तो जैसे SDG 5 है, SDG 6 है, SDG 1 है, तो हमने 3 आपको पढ़ा दिया, तो SDG 13 आपको पढ़ना चाहिए था। यहाँ तक कि SDG 17 तक आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 17 तक क्यों है, क्योंकि यही 2030 का एम है। पूरे ग्लोबल इकोनॉमी का यही एम है। क्या? SDG 2030 यही एम है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। अगर आप यूट्यूब भूमि IAS का भूमि एजुकेशन यूट्यूब चैनल देखते होंगे तो भूमि एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे हम एक श्रृंखला चला रहे हैं आर्ट एंड कल्चर की। उस आर्ट एंड कल्चर के श्रृंखला में हम एक वीडियो 10 से 15 मिनट की शेयर करते हैं, और वो वीडियो हमने बार बार क्लास में आपको बताया है कि उसका पूरा का पूरा मटेरियल हम CCRT से उठाते हैं, CCRT से हम उसको सेट करते हैं और उसको हम वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपके लिए हम सेंड करते हैं। और वहाँ हमने जितने भी नृत्य हैं, आर्ट हैं, सबको वहाँ शेयर किया हुआ है। आप जाकर देखेंगे तो उसमें से मथुरा कला का एक पूरा का पूरा, गांधार, मथुरा और अमरावती, इन तीनों पे वहाँ हमने वीडियो शेयर किया हुआ है। अगर आप पढ़े होंगे, अगर आप वहाँ देखे होंगे तो मथुरा कला शैली को आप 2 नंबर में 25 वर्ड में आसानी से लिखने में सक्षम है। हमने वहाँ तीनों कलाओं को, अमरावती, गांधार और मथुरा, तीनों को शेयर किया हुआ है। आप चाहें तो यूट्यूब पे जा करके आर्ट एंड कल्चर को जरूर देखें, वहाँ आपको चीज़ें आराम से मिल जाएंगी। चौरी चौरा कांड,
जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके 100 साल पूरे हुए थे, और मैं क्लास में आके बोला था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के 100 साल हुए हैं। ये पूरी संभावनाएं हैं कि आने वाले समयों में जिस भी ईयर के 100, 101, 102, 103, 104, 105 साल तक के ये चीज़ें पूरी हो रही हैं, वो एग्जाम में जरूर आएंगी। और पीसीएस 2019 के पेपर में और पीसीएस 2018 के पेपर में जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया, एसए में भी और मेंस में भी। और हमने बोला था कि चौरी चौरा खेड़ा असहयोग और इधर अहमदाबाद, ये 4 सेगमेंट ऐसे हैं जिनके हाल फिलहाल में 100 से लेकर के 105 साल के बीच में एरिया घूम रहा है, और आने वाले समयों में इन सारे चारों सेगमेंट्स में से कहीं ना कहीं आयोग क्वेश्चन आपसे जरूर पुटअप करेगा, इसको जरूर पढ़ के रखिए। गांधी जी के पहले 3 आंदोलन बताओ। चंपारण और अहमदाबाद। उसके बाद खिलाफत के बाद असहयोग। तो असहयोग आंदोलन क्यों खत्म किया गया, कितने साल हुए, कितने साल हो रहे हैं उसके पूरे? 100वें में प्रवेश कर चुका है, 100वें में प्रवेश कर चुका है, और क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है ना? क्वेश्चन आपके सामने है। फंडामेंटल राइट आपको पढ़ाया गया कि नहीं? फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 32 पढ़ाया गया कि नहीं? आर्टिकल 32 में क्यू वारंटो पढ़ाया गया है नहीं? क्यू वारंटो आपके सामने खड़ा है, ठीक। एमएसपी क्वेश्चन नंबर 30 आइए, क्वेश्चन नंबर 30 आइए। और एनईसी का पॉइंट नंबर 13, आर्थिक विकास पे एमएसपी का योगदान। आर्थिक विकास में एमएसपी का, ये आपके सामने है, एनईसी 1, नेशनल एसे कंपटीशन पार्ट 1 का टॉपिक नंबर 13। प्रेसिडेंट पढ़ाया गया कि नहीं? आर्टिकल 360 पढ़ाया गया है नहीं? यूट्यूब पे भी आपका पढ़ा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपके क्लास में भी हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 27 आपके यूट्यूब चैनल पे भी पढ़ा हुआ है। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 32, वहाँ ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स था, यहाँ ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, और यहाँ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, वैश्विक नवाचार सूचकांक। 34 देखिए, फ्राइडे या सैटरडे में मैं क्लास में आया था और मैंने EEZ और SEZ का कॉन्सेप्ट बताया था, वो देखिए आपको यहाँ पढ़ा हुआ है क्वेश्चन नंबर 34 में। SEZ क्वेश्चन नंबर 34 में पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 आइए, नोबेल प्राइज का पूरा वीडियो साइंस टेक से रिलेटेड और इस इकोनॉमी के सेक्टर से रिलेटेड आपको यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है। तो जो टीचर का सेगमेंट था नोबेल प्राइज को, तो नोबेल प्राइज 2020 पढ़ाते समय साइंस टेक का पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री का पढ़ा दिया गया, इकोनॉमी का पढ़ा दिया गया, बाकी बचे हुए को बोला गया था कि ये मेरा सेगमेंट नहीं है, लेकिन आप जितने भी नोबेल प्राइज उसको तैयार रखिए। और हमने वहाँ पढ़ाया था आपको साइंस टेक का, हमने पढ़ाया था फिजिक्स केमिस्ट्री का, हमने पढ़ाया था इकोनॉमी के सेक्टर से। यहाँ आपके सामने पूछ लिया गया नोबेल प्राइज शांति का, है नोबेल प्राइज, ठीक है ना, है नोबेल प्राइज ही, जिसको वहाँ क्लास चलाई गई और बोला गया कि बाकी जितने छोटे छोटे हैं उनको आप खुद पढ़ लेना है, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 25 वर्ड में आपको लिखना है। एस्से में आइए, एस्से के 2 पार्ट हैं, पहले में साहित्य और जीवन और मूल्य है। दूसरा ऑनलाइन शिक्षा चुनौतियां और संभावनाएं हैं। ऑनलाइन शिक्षा चुनौतियां और संभावनाओं को कई बार मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूं कि ऑनलाइन एजुकेशन, और मैंने एग्जांपल बार जब भी मैं ऑनलाइन एजुकेशन की बात किया हूं तो मैंने क्लास में एक एग्जांपल दिया है कस्तूरी रंगन साहब का, और हमने कहा था बार बार मैं बोलता हूं
पीके कस्तूरीरंगन साहब ने कहा था कि ऑनलाइन एजुकेशन से आप भारत को रोबोट तो दे सकते हो लेकिन एक मानव नहीं दे सकते हो, और खासकर सिविल सेवा में एक मानव की जरूरत पड़ती है, रोबोट की नहीं। वही हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ था। और इसके जो चुनौतियां और संभावनाएं हैं उसको लेकर के भी मैंने एक मोबाइल का एग्जांपल लेकर आपको समझाया था क्लास में, कि एक मोबाइल ऐसे व्यक्ति के पास है जो आतंकवाद में उसका इस्तेमाल करता है, जो गलत काम में इस्तेमाल करता है। एक मोबाइल वो भी है जो गांव का एक छोटा सा आदमी, छोटा सा बच्चा है, उस मोबाइल का इस्तेमाल करके उसने रॉकेट बनाया। जो ऑनलाइन एजुकेशन है, ऑनलाइन एजुकेशन इस आधार पर खारिज कर देना कि पूरी तरीके से गलत है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, ऑनलाइन एजुकेशन एकेडमिक लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती है, लेकिन जहां आपको फील्ड वर्क में करना है वहां ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन एजुकेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत होने वाली है। ये आपके क्वेश्चन नंबर एसए का दूसरा पॉइंट है। और आ जाइए, परंपरागत कृषि का भविष्य। आइए एसए का टॉपिक नंबर सी देखिए, परंपरागत कृषि का भविष्य। और नेशनल एसए कंपटीशन का सबसे लास्ट वाला टॉपिक देखिए, और वहां क्या लिखा हुआ है, कृषि में उन्नति की आवश्यकता। कृषि और कृषि में उन्नति की आवश्यकता, क्या दो पार्ट में है ना क्वेश्चन आपका, क्या है, कृषि और कृषि में इनोवेशन। तो ये कौन सी कृषि है और इनोवेशन किसमें, इसमें। तो आर्टिकल नंबर 14 एनईसी 1 का और इनका पार्ट 1 का एसए का पार्ट 1 का सी नंबर, ठीक। दूसरा ये मेक इन इंडिया, दूसरा मेक इन इंडिया, एक सशक्त भारत का स्वप्न। मेक इन इंडिया का मतलब क्या, आत्मनिर्भर भारत। और आत्मनिर्भर भारत पे हमने आपको बताया भी है, और लॉकडाउन में हमने आपको टेलीग्राम पे शेयर भी किया है। कुल 6 पार्ट में आत्मनिर्भर भारत योजना हमने कंप्लीट किया है। कुल 6 पार्ट में आत्मनिर्भर भारत योजना आपके टेलीग्राम पे हमारे द्वारा कंप्लीट किया गया है। और उसके बाद भी एनईसी 2, जो कि हालांकि होना है 12 दिसंबर को, लेकिन इसका जो टॉपिक है मैंने जारी कर दिया था कब, जिस दिन एनईसी 1 का रिजल्ट आया था। एनईसी 1 कब था, एनईसी 1 कब था, 12 नवंबर, 12 नवंबर को था ना, 12 नवंबर को 12 बजे। 14 को रिजल्ट आपका आ गया। 14 नवंबर को हमने ये टॉपिक डिक्लेयर कर दिया। हालांकि ये टेस्ट होना है 12 दिसंबर को, लेकिन 14 नवंबर को ही हमने इस टॉपिक को डिक्लेयर कर दिया है। और एसए के टॉपिक का पहला पॉइंट ही है आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल। एनईसी 2 का पहला टॉपिक ही है इनके एसए का पहला टॉपिक। एनईसी 1 का, एनईसी 2 का पहला टॉपिक ही है आयोग के बीओ मेंस के पहले टॉपिक का। और दूसरा ये क्वेश्चन नंबर सी, कोविड-19 एक वैश्विक आपदा, इस पर कितनी बार क्लास चल चुकी है। मैं क्लास ले चुका हूँ, टीचर आपको क्लास ले चुके हैं, और अभी हमने आपको एनईसी 1 में भी दिखा दिया, और वैश्विक कोरोना और आपदा और इकोनॉमी, इसको लेकर के भी आपसे सर ने क्लास ली हुई है। तो इस पूरे प्रक्रिया में हमने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया कि कितने क्वेश्चन यहाँ इनके हमारे डायरेक्ट सेगमेंट से वैसे ही आए हैं जैसे हमने वहाँ काम कराया हुआ है, चाहे वो एनईसी के रूप में कराया हो, नेशनल एसए कंपटीशन 1 के रूप में, नेशनल एसए कंपटीशन 2 के रूप में, यूट्यूब पे क्लास टेस्ट के रूप में, डिबेट के रूप में। और कई क्वेश्चन तो हमने परसों मॉक इंटरव्यू आपका सैटरडे को हुआ था ना, सैटरडे को यानी कि 5 तारीख को मॉक इंटरव्यू हुआ है, 6 तारीख को आपका मेंस का पेपर है। और 5 तारीख के मॉक इंटरव्यू में मैंने कई लोगों से इस बात को पूछा कि क्या आप ये मानते हैं कि कोरोना एक अवसर है या आपदा, इस पर अपने विचार दीजिए। कई स्टूडेंट से मैंने ये पूछा कि कोरोना के 5 पॉजिटिव पॉइंट बता दीजिए ग्लोबली, 5 पॉजिटिव पॉइंट बता दीजिए इन्वायरमेंट पे, और 5 कोई ऐसे नेगेटिव पॉइंट बताइए जिसको आपको लगता है कि इसने सबसे ज्यादा डैमेज किया है पूरे ग्लोबल सिस्टम को। इसकी भी बात मैं वहां कर चुका था। तो ये सारी प्रक्रियाओं पे हम बात कर चुके थे। एनईसी 2 आपका 12 तारीख को है, ठीक है ना, एनईसी 2 12 तारीख को 12 बजे से। इस बार एनईसी 2 में थोड़ा चेंज ये है कि हमने बता भी दिया है, जो एनईसी 2 है उसमें आपको 2 एस्से लिखने होंगे, कोई 2 टॉपिक आपको चूज करने पड़ेंगे, और 1500 वर्ड में लिखना होगा। पहला वाला आपने कितने में लिखा था, 3200 में ना, ये 1500 का लिखना होगा आपको।
ठीक है।